ओके जी। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि कौन सी टेक्निक है ये, कौन सी परिमाणात्मक। परिमाण क्या होता है, जैसे आप सब हिंदी में या इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है बेटा एक मात्रा, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है किसी भी चीज की, वो यानी उसका परिमाण क्या है, माप तोल से, लंबाई से, नापने से तो हमें उसके परिमाण का पता चल जाता है। तो ये होता है हमारा परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हमारा कोई भी टेक्निक, जब तक मैंने बताया था कि उसकी वैलिडिटी, उसकी इम्पोर्टेंस जो भी है कि किस टॉपिक के लिए बनाई गई है, यानी कि उसकी विश्वसनीयता, उसकी वैधता, और जिस टॉपिक के लिए हम मूल्यांकन करते हैं वो टेक्निक सही नहीं है तब तक वो उचित नहीं मानी जाएगी। तो आपका जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है बेटा, इसमें 3 प्रकार के हम टेस्ट लेते हैं, 3 प्रकार की हमारी ओरल टेस्ट, सेकंड है हमारा रिटन टेस्ट, और थर्ड है हमारा प्रैक्टिकल, यानी कि मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। ठीक है। तो जो हमारा मौखिक जो मूल्यांकन है परिमाणात्मक के तहत, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जैसे हम हैं, साथ साथ आप लोगों से हम फीडबैक लेते हैं ना, तो वो बीच बीच में जो हमारा कंटेंट होता है हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा मौखिक या ओरल टेस्ट। तो इसके बाद है हमारा लिखित यानी रिटन टेस्ट। मान लो आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है, बीएड के आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो वो क्या है कि आपके रिटन होंगे। आप लोगों को जैसे 4 क्वेश्चन लॉन्ग दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, तो बेटा वो रिटन रूप में करना पड़ेगा। एक सीट होगी 36-38 पेज की, उस पे आप वो क्वेश्चन करोगे, तो ये आपका लिखित होता है। तो इस लिखित के बाद है आपका प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा, आप लोगों को कोई असाइनमेंट दिया जाता है, उसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उसका चार्ट है, मॉडल है, कोई फाइल बनानी है, कोई भी पीपीटी बनानी है किसी टॉपिक पे, या फिर कोई चार्ट बनाना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो यानी कि प्रैक्टिकल क्या होता है, जिस चीज में हम कुछ करके देखते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो आपका जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, इसमें आपका मौखिक, लिखित और प्रायोगिक 3 प्रकार हुए। तो जो हमारा रिटन टेस्ट है बेटा, लिखित, तो उसके भी 2 टाइप होते हैं हमारे। कौन कौन से, निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऐसे टाइप, और ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। तो जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि एक असाइनमेंट हुआ, एक असाइनमेंट दिया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि एक अनसीन पैसेज आप लोगों को हम देते हैं, उसकी हम समरी लिखने के लिए बोलते हैं कि आपको 4 या 5 पेज का कोई टॉपिक दिया जाता है, उसकी आप समरी लिखो, या इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के हमें आंसर दो। तो ये निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं कि हमारे जो होल सिलेबस होता है उसमें से 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, और वो उनके आप आवाज नहीं आ रही। आपका द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल ऑफ इंडिया में क्या करेंगे कि हम ब्लैंक उसको छोड़ देंगे,
तो आप उस फिलअप में क्या करोगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है हमारी, नई दिल्ली, वो आप भरोगे। अगर इसी क्वेश्चन को आप एक वन लाइन का क्वेश्चन बोलेंगे कि विच आर द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया, तो आप एक सीधा सा छोटा सा जवाब होगा हमारा नई दिल्ली। तो इस तरह से कुछ होता है मैच देम, जैसे बेटा 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन होंगे, 4 आंसर होंगे, आप ए से बी को, बी से सी को, इस तरह से मैच देम आप करते हैं ना छोटे बच्चे। तो इस तरह से हमारे वन वर्ड वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जैसे आजकल हमारी जो आपकी सी टेट, एच टेट, नेट की जो भी जेई मेंस है, जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के कोई भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो उन चारों ऑप्शन में से जो भी सूटेबल होगा, जो भी उचित होगा, आप उस पे टिक करोगे। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं। तो इसमें जो हमारा एक होता है कि सेंटेंस जो होता है उसको पूरा करना। मान लो कि द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री या कैपिटल ऑफ इंडिया, आगे आप हम डैश 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 डाल देते हैं, तो बच्चा उसको फिल करेगा। मान लो इसी क्वेश्चन को हम 4 नंबर का देते हैं, तो इसका क्या है कि द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज डैश डैश, मान लो नई दिल्ली है, तो उसके बारे में आप 4-5 लाइन भी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उसको फिल करोगे। तो इस तरह से ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, मौखिक, लिखित और जो प्राइवेट। जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं वो किस तरह की होती है, सबसे पहले ओरल जो टेक्निक है वो बताते हैं। टेक्निक क्या होती है बेटे, मान लो आप लोगों को है टीचर ने कुछ सिखाया है, तो हम क्या करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमारी फेस टू फेस होती हैं। और लेकिन जब आपका जैसे आजकल मान लो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी, या जैसे जूम पे अब है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो आप भी उसका आंसर दे सकते हो। तो इन परीक्षाओं का स्टार्टिंग में जब हमारा प्राचीन टाइम था, तो सबसे अधिक किस पे फोकस था, ओरल ही था। कोई हमारा रिटर्न वर्क नहीं होता था, कोई किताब कॉपी कुछ नहीं होता था। जो गुरुकुल की एजुकेशन होती थी उसमें शिक्षक क्या करते थे, ओरल ही पढ़ाते थे और बच्चों को ओरल ही सुनते थे। तो इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मौखिक परीक्षाओं की, बेटा सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा डायग्नोस्टिक्स होता है, यानी कि उपचारात्मक परीक्षाएं इनको बोला जाता है। मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप लोगों ने उसका रॉन्ग आंसर दिया, तो तुरंत मैं उस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर भी बताऊंगी, या आप भी मेरे से उस क्वेश्चन के आंसर के विषय में पूछ सकते हो। दूसरा क्या है कि इसमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जो आप लोगों की जो टीचिंग होती थी बेटा, जैसे हम अपने कॉलेज की बताते हैं कि सेकेंड ईयर में जब बच्चों की हम टीचिंग करवाते थे, प्रैक्टिस टीचिंग हमारे यहाँ होती थी, तो हम उसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे क्लास में भी नहीं खड़े हो पाते थे, पढ़ाते टाइम उनको हेजिटेशन होती थी, वो नहीं बोल पाते थे। क्योंकि जब एक बच्चा क्लास में बैठकर पढ़ता है और जब बच्चा बोर्ड के सामने आके उसको प्रेजेंट करता है, तो उस चीज में बहुत डिफरेंस है बेटा। तो उस बच्चे को जब टीचर बार बार उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा चाहे आप 10 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट पढ़ाओ, एक बार बोलो, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास की जो भावना है वो बढ़ेगी। इस तरह से बच्चे के अंदर क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आता है, अगर हम उससे मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न वर्क होता है तो बच्चा लिख के दे देता है और टीचर का इतना ध्यान नहीं जाता और हम उसको मार्क्स दे देते हैं। तो मौखिक परीक्षाओं का सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति। मान लो बेटा कि अपने व्यूज बच्चे को देने हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हम क्या कि टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं और विचारों की, वो बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि रिटर्न में जो चीज हम नहीं बोल पाते उसको हम मौखिक रूप से टीचर के सामने रख देते हैं। इसके बाद क्या है कि ये डेली वर्क का काम है हमारा, कि मान लो एक चैप्टर पढ़ाया, आधा घंटा हमने पढ़ाया और 10 मिनट आप लोगों से फीडबैक लिया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे। तो ये डेली जो हमारा काम है, जो रोटेशन है, उसका हमारा मूल्यांकन भी साथ साथ हो जाता है, हमारा फीडबैक भी हमें मिल जाता है। इसके बाद क्या है कि मौखिक परीक्षाओं में और क्या है इसका फायदा बेटा,
ये इजी होती है, ना इसके लिए पेन की जरूरत है, ना कॉपी की, ना हमारा कोई पैसा खर्च होता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुरंत ही उससे फीडबैक ले लेते हैं। तो इससे ये हमारा जो मनी कंज्यूमिंग है वो भी है, यानी कि हमारा मित व्यय जिसको कहते हैं, अधिक खर्चीला नहीं है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है। लेकिन बेटा कई बार इन परीक्षाओं में क्या होता है कि इनके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इनकी कुछ कमियां भी हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एक तो ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होती हैं। मान लो बच्चे ने कोई आंसर दिया, टीचर किसी काम में है या बिजी है, तो कई बार क्या होता है कि उसका आंसर सही नहीं हुआ है, उसका जो हम रेटिंग स्केल वगैरह बनाते हैं कई बार वो नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है कि इसमें हमारा पक्षपात का भी जो है, देखो आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि रिटर्न जो टेस्ट होता है उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। होता है ना? जब हम किसी भी नौकरी के लिए हम कहीं जाते हैं और हमारा इंटरव्यू होता है, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे जो रिटन टेस्ट थे उसमें से मान लो 100 में से मेरे 80, 60, 70 मार्क्स आए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा सही नहीं हुआ या मैं इंटरव्यू में रह गया। तो यहाँ क्या है बेटा कि कई बार पक्षपात भी चलता है। मान लो जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट उनके आंसर देते हैं, तो वहां पे कई बार क्या होता है कि अप्रोच भी काम करती है। तो इस तरह से इन परीक्षाओं में थोड़ा सा पक्षपात होने का भी भय रहता है, क्योंकि जिस बच्चे की इंटेलिजेंसी ज्यादा है उसकी अप्रोच नहीं होती, तो कई बार एक बच्चा जो कम इंटेलिजेंस होता है उसकी अप्रोच ज्यादा आ जाती है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना होती है। इसके बाद है बेटे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओरल के बाद सेकंड है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जैसा कि आप सारे समझते होंगे कि क्या होता है बेटा, इसमें हमारा जो होता है वो क्रियात्मक होता है, यानी एक्टिविटी बेस होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो इसमें जैसे आप लोग अपनी फाइल बनाओगे, तो उसमें जो टॉपिक आपका दिया होगा उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता भी दर्शाते हो। एक फाइल जो आपकी मान लो 30 मार्क्स की आप लोगों की फाइल है, जो भी चाहे आपकी ये 100 मार्क्स की आपकी टीचिंग T1 है और 100 मार्क्स की आपकी T2। तो आप जो टीचिंग 1 है, मान लो हिंदी है, एसएस है, कोई भी है, तो आप उसमें फाइल को अधिक से अधिक सुंदर बनाओगे। कलरफुल पेन, स्पार्क पेन है या कलरफुल पेपर है, वो यूज करोगे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे झलकती है। दूसरा क्या है कि आपके जैसे मान लो स्कूल बेस एक्टिविटी की फाइल है, तो स्कूल बेस एक्टिविटी में भी स्कूल की वो सारी एक्टिविटी, ये नहीं कि आपने एक पेन लिया और एक फाइल लिया और आप उतार दोगे। उसमें भी स्कूल में जैसे बच्चों की प्रेयर करते हुए फोटो भी लगाओगे, मान लो किसी अच्छे से पेपर पे नेशनल एंथम लिख के वो भी लगाओगे, जो आपको टॉपिक दिया है, असाइनमेंट दिया है, वो भी करोगे। तो इसमें क्या है कि हमारी जो प्रैक्टिकल है, इससे हमारी क्रिएटिविटी झलकती है, हमारा ये क्रियात्मक रूप होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश है, तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो पढ़ाना है। तो आप लोग पढ़ाओगे, लेकिन जब उस चीज को आप एक चार्ट बनाओगे, उसका एक मॉडल बनाओगे, तो उसके जो डिफरेंशिएशन आप करोगे, यानी कि उसको अलग अलग आप उस मॉडल पर दर्शाओगे, तो इससे क्या है कि आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो उभर कर सामने आती है और बच्चों को उसको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि बेटा जो चीज हम पढ़ा के समझाते हैं और जो दिखाकर ऑडियो विजुअल एड जब हम दिखाते हैं, तो आप पढ़ाने की बजाय अगर एक चार्ट उस बच्चे को दिखाओगे या मॉडल उस बच्चे को दिखाओगे, तो वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो इस तरह से जो हमारी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को उभार कर सामने लाती हैं और बच्चा हर काम में, हर चीज में वो एक्टिव हो जाता है। आप लोग देखो कि स्टार्टिंग से बच्चे को ड्राइंग है या आर्ट एंड क्राफ्ट है, इन चीजों को सिखाया जाता है। तो क्यों सिखाया जाता है? ताकि वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो अदर को करिकुलर एक्टिविटी है या फिर जो हमारी अदर्स एक्टिविटी है, उनको भी वो सीख सके। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटन एग्जामिनेशन। पहले मौखिक था,
फिर प्रैक्टिकल, और अब है हमारा रिटन परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। तो इसमें मैंने बताया था, एक हमारा ऐसे टाइप होगा, यानी कि निबंधात्मक परीक्षाएं, और दूसरी होंगी हमारी ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं कौन सी होती हैं बेटा? निबंधात्मक परीक्षाएं वो होती हैं जो आप लोगों की अभी फाइनल में ली जाएंगी। मान लो 16 मार्क्स का कोई भी आपका, हर सब्जेक्ट का 4 क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स आएंगे, तो ये आपकी क्या है कि निबंधात्मक परीक्षाएं हैं। तो इनका लाभ क्या है, क्यों ली जाती हैं ये परीक्षाएं? बच्चों से ओरल ही परीक्षाएं या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं क्यों नहीं ली जाती? तो निबंधात्मक परीक्षाओं का सबसे बड़ा जो फायदा है या लाभ है, वो ये है कि बच्चों के अपने भावों की अभिव्यक्ति, यानी अपने जो इमोशन है उनको प्रकट करने की क्षमता का बोध होता है। मान लो कि आजकल जैसे कोविड का है, तो आप लोग या उत्तराखंड में कोई भी महामारी आई थी अभी अभी, भूकंप, वो बाढ़ वगैरह, तो उस पे आपको लिखना है। तो बेटा आप अपने मन के भावों से, यानी कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, उस चीज को आप, चाहे वो लाभ है, हानि है, उसके फेवर में है या उसके अपोजिशन में, वो आप अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हो। दूसरा क्या है कि इससे चिंतन एवं विचार शक्ति, यानी कि बेटा आपकी जो थिंकिंग पावर है, मान लो कि आपका कोई डिबेट होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसके फेवर और अपोजिशन में बताओ। तो बेटा क्या है कि अपने विचार, जो हम आप सोचते हो, कैसा अनुभव करते हो कि हमें ये राइट्स मिले हैं, इनका क्या फायदा है, कुछ लोग इनका लाभ उठाकर कुछ गलत काम करते हैं, या फिर ये हमें मिलने चाहिए या ना मिलने चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हमारी थिंकिंग पावर, यानी सोचने विचारने की जो शक्ति है, उसका भी विस्तार होता है। नेक्स्ट है हमारा कि रचनात्मक चिंतन, वही है बेटा कि क्रिएटिविटी। तो आप सोचोगे कि मुझे ये कैसे बनानी है, आपको इन एक क्वेश्चन दिया गया है, आप यही देखोगे कि मान लो कि यही मूल्यांकन क्या है, इसकी कौन कौन सी टेक्निक है, ये क्वेश्चन आपका। तो सभी के दिमाग में ये आता है कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊं। आप लोग क्या करोगे, इंट्रोडक्शन भी डालोगे, मीनिंग भी डालोगे, डेफिनेशन भी डालोगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बताओगे, बेटे उसके बेनिफिट क्या है, उसके लाभ क्या है, वो भी बताओगे, और टाइप्स भी बताओगे। तो इस तरह से आपका जो चिंतन स्तर है, यानी कि थिंकिंग पावर है, उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा क्या है कि बेटा जो रटने की, जो रट्टाफिकेशन हम लगाते हैं ना, वो नहीं हो पाता, क्योंकि थिंकिंग पावर हमारी डेवलप हो जाती है। हम एक चीज को रटते रहते हैं, उसकी बजाय हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसका हम आंसर देते हैं। तो इस तरह से हमारी थिंकिंग पावर का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, वो एक जो सिस्टेमैटिक तरीके से, यानी सरल एवं सुगम तरीके से होते हैं। सिस्टेमैटिक तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को, सबसे पहले यही बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन क्या है। तो आप वही बताओगे, ये नहीं कि सबसे पहले आप उसका बेनिफिट डालोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। एक सिस्टम से आप चलोगे, तो जो हमारे निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, वो सिस्टेमैटिक तरीके से ही ली जाती हैं। मान लो अगर आपसे बेनिफिट पूछा जाए या इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जाए, तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, यू कैन अटेम्प्ट, कि आप उसको उसी तरह से अटेम्प्ट करोगे। इम्पोर्टेंस अगर पूछी जाती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ वही डालोगे। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिस्कस अबाउट इट, कि मूल्यांकन क्या है, इसके विषय में आप विवरण दीजिए या बताइए। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो कितना डिफरेंस है कि विवरण देना या बताना। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके बेनिफिट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सभी डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से निबंधात्मक परीक्षाएं हमारा जो चिंतन स्तर है, जो मनन स्तर है, वो हमारा उसका डेवलपमेंट करती हैं। अब बेटे इसके कुछ हानि भी हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है,
वो हमारे होल सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, ठीक है ना। मान लो आपको 4 क्वेश्चन हम लोग डालने हैं, हम डालते हैं, तो बेटा उन 4 क्वेश्चन में क्या आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो आएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या पूरा का पूरा वो कवर कर पाएगा? नहीं कर पाता। और बच्चे क्या करते हैं, हर यूनिट में से कोई भी 2 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन उठाते हैं, उनको याद करते हैं और वो पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये है कि बच्चा पूरा फोकस नहीं कर पाता, वो सिर्फ जो मेन क्वेश्चन पेपर है सिर्फ उसी को वो पास आउट करने की सोचता है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि बेटे कई बार इनमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन डाल देते हैं, उनको कई बार बच्चा समझ भी नहीं पाता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इतना घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता। इसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है, वो क्लियर नहीं है। मान लो कि ये है, एक समरी डाल दी, डिस्कस अबाउट द कोविड-19, तो इसका क्या मतलब हम समझें कि इसका क्या, कब फैला, कैसे फैला, इसमें हम कितना डालें 16 मार्क्स में? या डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन, मान लो अपना ही टॉपिक हम लेते हैं, डिस्कस अबाउट द ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट में हमें क्या पता कि इन्होंने क्या पूछा है, कि उसका मीनिंग पूछा है, उसकी डेफिनेशन पूछी है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछी है। तो कई बार ये चीजें क्या होती है कि ये क्लियर नहीं होती है और बच्चा इनको समझ नहीं पाता। तो इसलिए निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं वो बेनिफिशियल नहीं हुई हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें रटना, जैसे मैंने बताया था कि रट्टाफिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जब 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो 6 क्वेश्चन याद करेगा, उनको अच्छे से तैयार करेगा और वही क्वेश्चन उसके 6 में से कम 2 या 3-4 क्वेश्चन उनके आ जाते हैं और बच्चा अपना क्या है, पास आउट वो हो जाता है। तो इस तरह से इसमें रट्टाफिकेशन पर भी बल मिलता है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव में बेटा मैंने वही बताया था आपका, एक तो रिकॉल टाइप क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी अधूरी चीज होती है उसको पूरा करना। जैसे मैंने मैंने आपको बताया था कि परमाणु का भार, तो आप डैश डैश डाल देते हो। भारत की राजधानी, हम डैश डैश डाल देते हैं और बच्चा उसको पूरा करता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रिकॉल टाइप क्वेश्चन या प्रत्यास्मरण क्वेश्चन। दूसरे आपके फिल इन द ब्लैंक होते हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति जिसको बोला जाता है बेटा, कि वही उसमें भी वही डाल देते हैं कि हम थोड़ी सी खाली छोड़ देते हैं और वहां पे बच्चा अपना जो आंसर है वो भरता है। फिर है आपका बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक जो ऑप्शन होता है वो राइट होता है और बच्चा उसको क्या करता है, अपना टिक कर देता है। तो इस तरह से ये बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में है बेटा मैच देम, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि 2 कॉलम हम बना देते हैं, एक ए और बी। ए में भी 5 मान लो हमें क्वेश्चन डालने हैं और बी में 5 आंसर। फिर हम देखते हैं, जैसे भारत की राजधानी, अगले में क्या होगा, दिल्ली। हरियाणा की कैपिटल, अगले में क्या होगा, चंडीगढ़। तो इस तरह से हम मैच कर देते हैं उनको, ए को डी से, डी को या फिर बी को हमारा सी से, मतलब इस तरह से 2 हम क्या बनाते हैं, उनके पार्टीशन बना लेते हैं और उनको आपस में उचित मिलान हम करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलता है कि आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन या उचित मिलाप क्वेश्चन पर्सन। इसके बाद क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है बेटा, कि जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। उदाहरण के लिए जैसे क्या है कि कुछ आपके सजीव और कुछ निर्जीव। मान लो हमने 10 चीजें डाल दी, जैसे लोहा है, गाय, भैंस, कुर्सी, मेज, पुस्तक, पेन। तो इनमें से हम क्या करेंगे कि यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दो दो हम कैटेगरी करेंगे। तो बच्चे को बोल देते हैं, तो वो पार्ट बीच में लाइन डालते हैं, एक साइड वो लिविंग थिंग्स डालेंगे और दूसरी साइड वो नॉन लिविंग, यानी एक साइड सजीव और दूसरी साइड निर्जीव। मान लो कुर्सी, मेज, पेन, पुस्तक, ये सारी क्या आएंगी, हमारी नॉन लिविंग थिंग आएंगी। और जैसे आपकी डॉग है, काऊ है, या फिर जैसे ह्यूमन बीइंग हम ही लगा लो,
तो वो हमारे लिविंग थिंग्स में आएंगे। तो इस तरह से ये भी क्लासिफिकेशन करना, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव जो टाइप टेक्निक है उसी का एक पार्ट माना जाता है। तो ये था आज आपका मूल्यांकन, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक, और इनमें कौन कौन सी टेक्निक हमारी होती हैं। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो करवाएंगे। तो आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है, समय कम था, फिर भी आप लोगों को कहीं से समझ में ना आया हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।